प्रोफेसर डॉक्टर फजाना हमारी बड़ी मारूफ और हर अजीज और बड़ी क्वालिटी के मालिक एंकर पर्सन की हैसियत से भरपूर खिदमात सर अंजाम देती रही हैं। मुझे भी इनके प्रोग्रामों में जाने के कुदरत मौके बख्शे, और फिर हमारे लिबरल ह्यूमन फोरम के फंक्शन होते थे, उसमें भी डॉक्टर साहब मेहरबानी फरमाती रही हैं। तो हम इनको अपना समझते हैं, लेकिन अब हमारे ख्वाबों की सरजमीन अमेरिका में जा बसी हैं, लेकिन अपने कंट्री अपने लोगों से ताल्लुक जो है वो तो हमेशा के लिए होता है और रहेगा। तो मुझे बड़ी बिल्कुल। खुशी है कि आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है अपने मुल्क और कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। मैडम जी, आप उम्मीद है अपने सारे कुनबे वालों के साथ खुशो खुर्रम होंगी। तो आपसे कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है। ख़ास तौर पे मेरे लिए बड़ा अहम दिन होता है यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे। इंटरनेशनली बिल्कुल। ये हम जो दिन मनाए जाते हैं, सच पूछे तो मुझे शायद सारे दिनों से बढ़ के ये दिन लगता है, क्योंकि असल जो इशू है वो है ही इंसानी हकूक का। तो जो इंसानी इंसानी हकूक। हकूक में जो उलझने आती हैं मुख्तलिफ हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो वो बड़ी तकलीफ देती हैं, और मैं बरसों से ये तकलीफें देखता और सहता चला आ रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो यूएन ह्यूमन राइट्स डे के हवाले से अपने आप के विचार क्या है सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं। तो फिर इसके साथ साथ मैं छोटे छोटे बाकी कुछ और सवाल है वो भी करूंगा। जी, बहुत शुक्रिया अफसाल साहब। पहले तो आपका गुफ्तगू का आपने मौका दिया, और दूसरा ये कि वाकई मुझे वो 2017-18 वाला टाइम याद आ गया जब मेरे प्रोग्राम्स में आप आते थे और मैं उनकी होस्ट होती थी। तो ना सिर्फ ये कि बहुत अच्छा वक्त इस हवाले से था कि गुफ्तगू कम अज कम आपकी और मेरी हद तक बड़ी जबरदस्त रही, क्योंकि ये वो जमाना था जब इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने हर जेन्युइन वॉइस को सफोकेट किया हुआ था, और बहुत बुरी तरह से सफोकेट किया हुआ था। तो बाकी जहां तक आप ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर का दिन है, और ह्यूमन राइट्स के हवाले से पूरी दुनिया में इश्यूज हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में ह्यूमन राइट्स के हवाले से ज्यादा गुफ्तगू की जरूरत है, ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। और आपको पता है जिस तरीके से हमारे पेरिफेरी के इलाकों में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं, उसमें स्टेट की लेवल तक भी रोल, बिल्कुल मैं से कहती हूँ कि उसको रिविजिट करने की जरूरत है। स्टेट को अपना, कहते हैं ना, अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ हमारी जो, जिसको कहते हैं एक ट्राइबल पैट्रियार्कल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पेरिफेरी के इलाकों में, उन्होंने ह्यूमन राइट्स को बहुत सफोकेट किया हुआ है। आप ये देखें कि अगर हम बड़े शहरों से जरा सा साइड पे होते हैं, तो जिस किस्म की वायलेशंस ह्यूमन राइट्स की नजर आती हैं, जिस किस्म के वाकयात नजर आते हैं, जिस किस्म के वाकयात रिपोर्ट होते हैं, और एक अमूमन जो सोसाइटी का बिहेवियर है, आई थिंक उसको बहुत ज्यादा रिविजिट करने की जरूरत है। ये ऐसा लगता है कि जैसे 200-300 साल पुराना ही ना सिर्फ सोच रुकी हुई है, बल्कि एक सोसाइटी का पैटर्न भी वहीं पे फिक्स हुआ हुआ है। आप छोटी सी बात लें, मतलब ये कि अभी तक हमारी जो खबरें होती हैं रूरल बैकग्राउंड के इलाकों में, या इवन छोटे टाउन्स जो हैं, ये छोटे शहर हैं, वहां पे अगर किसी लड़के लड़की ने पसंद की शादी कर ली है, तो पता चलता है कि उसके पीछे उसकी दोनों फैमिलियां हाथ धो के पड़ गई हैं, और वो बेचारे कहीं भाग गए हैं। और अल्टीमेटली आपको हफ्ता, 10 दिन, महीने बाद खबर पता ये चलता है दैट द कपल इज बिन किल्ड, और वो उसको कत्ल भी करते हैं, उसके अपने कत्ल करते हैं। तो ये बड़ी एक दुखी और इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन जो है वो, आप इंसान, आप यकीन करें, मेरे जैसा एक नरम दिल रखने वाला, आई एम श्योर आप जैसा शख्स जो है, वो अंदर ही अंदर रोता है ये खबरें पढ़ के कि हम कहाँ पे, किस जगह पे रुके हुए हैं, और किस तरह से हमारी सोसाइटी जो है वो अभी तक इन बातों से निकल नहीं आई है। ये बेसिक ह्यूमन राइट है कि कोई शख्स, कोई लड़का लड़की अपनी जिंदगी का फैसला करें, और उस फैसले को ना सिर्फ ये कि उस फैसले को रद्द किया जाता है, बल्कि उनसे उनकी जिंदगी का बेसिक राइट छीन लिया जाता है। सिर्फ ये बात नहीं, अगर आप देखें खवातीन के हवाले से, इसी सूरत में खवातीन के हवाले से जो खवातीन की एक सिचुएशन है, पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना होने की वजह से मैं समझती हूँ कि खवातीन जो हैं वो माशरे में कदरे पीछे हैं। बड़े शहरों में अब सिचुएशन डिफरेंट है, मतलब आप लाहौर में बैठे हुए हैं, मैंने लाहौर में जिंदगी गुजारी है। अब खवातीन जो है फाइनेंशियली जरूर इंडिपेंडेंट हो रही हैं, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो सर्टनली उनकी एक जो सोसाइटी के अंदर जो पोजीशन है, या फैमिली के अंदर जो पोजीशन है, उसको एलिवेट करती है। लेकिन अभी भी बहुत बुरी सूरत हाल है पाकिस्तान में। मोर देन 50% खवातीन कुछ नहीं करती हैं, और वो घर के अंदर बैठती हैं। बड़े शहरों में भी ये सूरत हाल है, और उस सूरत हाल की वजह से उनकी फाइनेंशियली सोशल फैब्रिक के अंदर सिचुएशन जो है वो दबी हुई है। उनको उस तरह की आजादी नहीं है जो कि आजादी एक मर्द को हासिल है। सिमिलरली अगर आप बैकवर्ड एरियाज में जाते हैं, या रूरल बैकग्राउंड में जाते हैं, या उन इलाकों में जहाँ पे
जिसको हम कहते हैं कि एक लिबरल सोच की कमी है, जाहिर है वो बहुत सारे पाकिस्तान के ज्यादातर इलाके तो ऐसे ही हैं, वहां पे ओवरऑल जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका डिनायल है। और वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो सोशल लेवल के ऊपर भी उनका डिनायल है और स्टेट लेवल के ऊपर भी उनका डिनायल है। पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स टू एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर इस फंडामेंटल राइट्स को, द राइट्स टू हैव एसोसिएशन, द राइट टू एक्सप्रेस द फ्रीडम, मतलब फ्रीडम के साथ गुफ्तगू करना या आपकी एसोसिएशन होना या आपका बेसिक फंडामेंटल राइट, राइट टू लिव, राइट टू अर्न, राइट टू एजुकेट द चिल्ड्रन, ये सारे के सारे राइट्स जो हैं ये मुख्तलिफ जगह के ऊपर सप्रेस किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द राइट टू अर्न, अब स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हर इंडिविजुअल को उसके एक इक्वल चांसेस जो है वो प्रोवाइड करे। तो आप देखें, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मेरिटोक्रेसी कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर हर राइट को उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी एजुकेशन के हवाले से क्या इक्वल राइट मिलता है? या उस इक्वल राइट को अगर डिनाई किया जाता है तो कौन करते हैं? उनको फिक्स कहाँ पे किया जाता है? या उसके हवाले से उसके सद्देबाब के लिए स्टेट लेवल पे क्या कोशिशें हुई हैं आज तक? तो आप चूंकि खुद आपका ताल्लुक अखबारात से है, आप सहाफी हैं, आप लिखते हैं, आप सोशली, मैं समझती हूँ कि आपका बहुत बड़ा हल्का अहबाब है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ अफजाल साहब, कि आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर मेरिटोक्रेसी के पर्सपेक्टिव में जो फंडामेंटल राइट्स का डिनायल होता है वो कितना आप देखते हैं, और उस हवाले से कितनी सफोकेशन है सोसाइटी में? कोई शक नहीं मैडम, मैं तो सारी जिंदगी कुड़ते हुए गुजारी है मैंने पाकिस्तान में, और अभी तक कुड़ रहा हूँ। कोई दिन अखबार उठा के देखें, कई चीजें रिपोर्ट होती हैं, कई रिपोर्ट ही नहीं होती हैं। और खास तौर पे दो तबके हैं, एक हमारी आबादी का निस्फ हिस्सा खातीन, और एक बेचारा मजलूम तबका अकलीतें। ये जी जी। इनके हालात पता नहीं कब बदलेंगे। आपने अभी फरमाया कि देहाती इलाकों में वाकई बदतर सूरत हाल है, लाहौर में या शहरों में फिर कम है। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि मैं बड़ी काफी कई सालों तक यहाँ बतौर इंस्पेक्टर ये यूनियन काउंसिलों के जो इलाकों के मामला हैं वो मैं फाइनली मैं चेक करता रहा हूँ या सुनता रहा हूँ केसेस, मसालती अदालत की हैसियत से। तो मैं सही। आपको क्या बताऊं, इतनी इतनी दर्दनाक कहानियां मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। इस बच्चियों को रोते हुए, बच्चियों को ऐसी हालत में, आए मेरी आज भी कानों में है। ये तस्वर ये कर लिया गया कि औरत का काम है नीची आवाज रखे, औरत का काम है कि वो अपने आप को कमतर समझे मर्द के मुकाबले में। और वो खट्टू भी होगा तो वो कहेगा मैं मर्द, मेरी इसने तमील क्यों नहीं की, मेरी ताबियत फरमान क्यों नहीं बन के रहे। यानी ये तस्वर साइकी में बैठा हुआ है कि उसने काम करने हैं, मैं आऊं तो मेरे आते ही वो फौरन खाने लाए, चाय लाए, मेरे मेरे पांव दबाए। मतलब ये तासरात ये पाए जाते हैं हमारे आम तबके में, इवन के लाहौर शहर में भी। बिल्कुल आपकी बात। लेकिन मैडम इसका मुझे बताएं कैसे हम निकलेंगे इस इतनी बड़ी खाई से। पहले तो देखें, मैं आपको कहूँगी अफजाल साहब, ये बात जो है एक तो फंडामेंटल राइट्स की है, दूसरे माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से बहुत ज्यादा मसाइल हैं। आपने जिस तरह खुद जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर वो कम्युनिटीज जो थोड़ी मिकदार, मतलब थोड़ी तादाद में हैं, उनके हवाले से एक सप्रेशन का माहौल भी पाया जाता है। और ये जो बात आप कह रहे हैं, सप्रेशन का माहौल अच्छी खासी हद तक पाया जाता है आम सोसाइटी लेवल के ऊपर। मैं समझती हूँ कि मेरे आपके जैसे लोग और बहुत सारे और लोग भी, और उनकी बड़ी खासी तादाद है जो इस चीज को ना सिर्फ ये कि कंसिडर नहीं करते हैं कि किसी का ताल्लुक किस मजहबी तबके से है या किससे है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी वो कम्युनिटीज जिनको मैं समझती हूँ कि जो जिनकी तादाद खासी कम है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो हिंदू कम्युनिटी है, और बहुत सारी और भी हैं। लेकिन प्राइमरीली सिंध के अगर आप देखें तो सिंध के अंदर हिंदू कम्युनिटी है, ऑल ओवर पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी है। तो मैं समझती हूँ कि उनकी एक सोशल लेवल के ऊपर जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, या उनके हवाले से ये कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, उनके हवाले से सोसाइटी के अंदर स्पेस कितनी है, आई थिंक उसको बहुत ज्यादा रिविजिट करने की जरूरत है। ये बात हम जरूर करते हैं कि मुआशरे के अंदर अवेयरनेस ही तब्दीली लेके आती है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अवेयरनेस ही तब्दीली लेके आती है। लेकिन ये अवेयरनेस का लेवल जो है ना, इसका मेन हैंडल स्टेट के पास होता है। आई थिंक स्टेट को अपना रोल प्ले करना चाहिए। देखिए, मैं इस वक्त अमेरिका में बैठी हुई हूँ। अमेरिका के अंदर सोसाइटी या सिचुएशन क्या है कि मैं समझती हूँ कि अमेरिका के किसी भी शहर के अंदर एंटर होने के लिए एक बड़ी मशीन जो है ना, उसका आपको एक पुर्जा बनना पड़ता है। तो वो बड़ी मशीन का जो कॉन्सेप्ट है या जो वो सिस्टम है, बुनियादी तौर पे मैं सिस्टम को मशीन कह रही हूँ,
वो सिस्टम तो स्टेट ने क्रिएट किया हुआ है, और जाहिर है स्टेट ने ही उसके समझने कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे अवेयरनेस दी हुई है कि आप उस मुआशरे का हिस्सा ही नहीं बन सकते जब तक कि आप उस मशीन के अंदर अपने आप को ऑपरेट करना ना शुरू करें। मतलब आप सड़क पे जाते हैं, आपकी आपकी जेब में आपका लाइसेंस होना जरूरी है। आप सड़क के ऊपर किसी किस्म की वायलेशन करते हैं तो आपको ना सिर्फ ये कि बड़ा हैंडसम अमाउंट का एक टिकट मिलेगा, बल्कि चंद एक टिकट जो है वो आपका लाइसेंस जो है वो खत्म कर देंगे। तो ये वाली चीजें स्टेट ने क्रिएट की हुई है, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि मुआशरे के अंदर एक बड़ी मतलब सिस्टमेटिकली जो है वो मुआशरा आगे बढ़ता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टमेटिक मुआशरा आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि स्टेगनेट की हुई हैं चीजें। स्टेट के अंदर विद इन द स्टेट का कॉन्सेप्ट है। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है, हमारे यहाँ जो एजेंसीज का रोल रहा है, वो कंट्रोल करने का कॉन्सेप्ट है, इंस्टेड ऑफ इट कि वो अपना रोल प्ले करें जो कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है। वो चीजों को कंट्रोल करने के पीछे चल पड़ते हैं, वो पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, वो पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करते हैं। और यही कंट्रोल करने की पॉलिसी जो है वो ओवरऑल सोसाइटी को एक जामद, जिसको हम कहते हैं ना स्टेगनेट कर देना, वो एक सिचुएशन जो है उसकी उन्होंने बनाई हुई है, जिसके अंदर जाहिर है सबसे बुरी वायलेशन ह्यूमन राइट्स की होती है, फंडामेंटल राइट्स की होती है, माइनॉरिटीज के राइट्स की होती है। फिर उसके अंदर मजीद अगर आप डिग डीप करते हैं तो वुमेन राइट्स की होती है। चिल्ड्रन जो है वो उसके अंदर एक चाइल्ड अब्यूज का कॉन्सेप्ट फर्दर आ जाता है। और बच्चों के हवाले से पाकिस्तान के अंदर भी चीजों के अंदर बहुत ज्यादा बेहतरी लाने की जरूरत है। आप ये देखें, हमारे यहाँ एक कम बात होती है लेकिन आई थिंक इसके ऊपर बात करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के एक एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल्ड मुआशरे के अंदर आपको पता है कि एक मुल्ला मिलिट्री अलायंस पाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर मजहबी जो जमातें हैं उनको बनाया जाता है और मजहबी जमातों को मुआशरे के अंदर फैला दिया जाता है। फिर वो जिस किस्म का इर्रेशनल व्यू पॉइंट लेके निकलते हैं और जिस किस्म का वायलेंस फर्दर क्रिएट किया जाता है, मैं कहती हूँ कि लिबरल वॉइसेस जैसे आप जैसे हमारे जैसे लोग बचते फिरते हैं, फिर गुफ्तगू करते हुए भी बचते हैं। सबसे ज्यादा जाहिर है इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। तो इस हवाले से ये जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस का कॉन्सेप्ट है, इस अलायंस ने और इसके कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर मुआशरे ने बिल्कुल जिद्दत नहीं आ सकी। मुआशरा दुनिया के लिबरल तबकों के मुकाबले में, या डेवलप्ड कंट्रीज जिसको हम कहते हैं, एक डेवलप्ड एगलिटेरियन जो कॉन्सेप्ट है मुआशरों का, जो वेस्ट के अंदर हमें नजर आता है, पाकिस्तान के अंदर वो डेवलप नहीं हो सका। और दैट इज सो अनफॉर्चुनेट। मतलब ये कि ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर मैं समझती हूँ कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को, मुआशरे को, पाकिस्तान को अगर बचाना है और आगे लेके जाना है तो उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल तक महदूद होना होगा, और उनको मुआशरे को एक फ्री तरीके से आगे बढ़ने के लिए स्पेस फराहम करनी होगी। स्पेस स्पेस एक्चुअली तो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, सिस्टम तो देता है, लेकिन वो सिस्टम को ऑपरेट करते हुए जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, वो चीज जो है वो हमारे यहाँ वो एक बुनियादी सिस्टम को ऑपरेट नहीं होने देती। और फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, दैट हैज बीन वीकेंड ग्रेजुअली इंस्टेड ऑफ इट कि उसके अंदर कोई जान पैदा होती। मैडम वो ठीक बात है आपकी। इस्टेब्लिशमेंट जार है कि वो ताकत उनके हाथ में है। वो जिसको चाहते हैं जब चाहते हैं कि नथ भी डाल लेते हैं, लेकिन जब उनकी मर्जी होती है कि उनको फ्री हैंड भी दे देते हैं। लेकिन हमारी साइकी में जो चीज खुबी हुई है वो आखिर क्या वजह है कि हम मजहब को, बंदे और खुदा का मामला जब तक नहीं समझेंगे और उसको दूसरों के ऊपर जबरी लागू करने की कोशिश करेंगे तो ये चीजें खत्म नहीं हो सकेंगी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक्चुअली मैंने इसी बात की तरफ इशारा किया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली बात करते हैं, क्यों बात ना की जाए, हम चुप कर जाते हैं और बात नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखें कि ये TLP है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मैं आपको बताती हूँ, ये क्रिएट की गई थी अगस्त 2017 में, जब जी। मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया जुलाई में। तो उसके बाद उनके हल्का NA 120 में इलेक्शन होना था। तो NA 120 का इलेक्शन का वोट बैंक नून लीग का तोड़ने के लिए मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने ये जो तहरीक लब्बैक है ये पैदा की। और तहरीक लब्बैक के अंदर ना सिर्फ हर तरह का उनको सपोर्ट फ्राहम किया, बल्कि उनको पूरी गुंडागर्दी और बदमाशी करने के लिए स्पेस दी। आप ये देखें कि वो जो वफात पा गए मरहूम मौलाना, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल गई हूँ। जी हाँ, जी हाँ। मुझे मुझे उनकी गालियां बारह याद आ जाती हैं जो हर जी गुफ्तगू जी में वो जी। फरमाया करते थे, लेकिन उनका नाम भूल गया है। तो अल्लाह ताला उन्हें कोई नहीं, जन्नत में नाम जगह ना था। लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्या जरूरत है हमें। वो कहीं गुस्सा ही ना कर जाए कहीं नाम लेने पे। गुस्सा ही न कर जाए। अब देखें, उस जमात ने हर नुक्कड़ पे, हर जगह पे, हर चौक चौराहे पे धरने करने की कोशिश की, और धरनों के बाद जो वायलेंस आया, आप देखें, अफसार साहब हम बात क्या कर रहे हैं,
जो वायलेंस आया, जिस तरीके से हमने पुलिस के लोग मरते देखे और उन उसके रिएक्शन के तौर पे उनके लोग भी मरते हुए देखे, वो किस वजह से आया? वो क्यों वो ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी? क्यों सोसाइटी को ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं करने दिया जाता? मैं समझती हूँ कि ऑर्गेनिकली सोसाइटी को अगर ग्रो करने दिया जाए तो हर इंसान जो है वो एक महफूज जिंदगी भी चाहता है, हर इंसान तालीम भी चाहता है, हर इंसान तरक्की करने के लिए मुनासिब माहौल भी चाहता है, और हर इंसान तरक्की करने के लिए एफर्ट भी करता है। तो ऑर्गेनिक फ्लो जो है सोसाइटी का, उसके अंदर इस किस्म की इंजीनियर्ड चीजें जब डाली जाती हैं तो वो सिर्फ वायलेंस की शक्ल में नमूदार होती हैं। अब ये देखें कि उस ग्रुप की वजह से अल्टीमेटली फिर ऐसे ग्रुप जो हैं वो स्टेट को या उन स्टेट के एलिमेंट्स को, जो उनके फाउंडर होते हैं, उनके साथ जाहिर है उनसे अपनी बातें बाद में मनवाते भी हैं। बाद में उनको कंट्रोल करना एक मसला बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर मैं आपसे बात करती हूँ, पाकिस्तान की तारीख है जिसको हम कहते हैं कि वो के अजीज की किताब मुझे याद आ जाती है, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। अब जनरल जिया के जमाने में 1970 की दहाई तक पाकिस्तान आप देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर कोई रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म नहीं था, पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियनिज्म नहीं था। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और सेक्टेरियनिज्म, फिरका परस्ती जिसको हम कहते हैं, ये वो सीड्स हैं जो जनरल जिया ने सियासी जमातों का कद काठ तोड़ने के लिए पैदा किए। अब जितनी भी सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी अगर आप ट्रेसेस करते हैं कि वो कब बनी, तो वो सारी 1980s की दहाई में आपको नजर आती हैं। उनके उनका सियासत के अंदर या मुआशरे के अंदर जो एक रोल है, जो कि बुनियादी तौर पे एक्सट्रीमिस्ट रोल है, वो रोल तो 1980 की दहाई में शुरू हुआ। तो क्या जरूरत थी? मतलब एक बुनियादी सवाल है, ये हमें पूछना चाहिए अपने मुल्क के अरबाब इख्तियार से कि क्या उससे हासिल किया सिवाय ये कि मुआशरे के अंदर वायलेंस क्रिएट किया, सिवाय ये कि मुआशरे के अंदर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का डिनायल किया गया, एक फ्री स्पीच, फ्री एक एटमॉस्फेयर को कंटेन किया गया, और पाकिस्तान के लिए दुनिया के दरवाजे बंद किए गए। आप ये देखें, ये देखें अफजाल साहब, जब आप अपना एक इतना नाइव और फनेटिक किस्म का एक ओवरऑल कैनवस दुनिया को दिखाते हैं तो दुनिया आपके लिए दरवाजे बंद कर देती है। मैं समझती हूँ, अभी आप देखें पाकिस्तान का दुनिया के साथ उस तरह का ट्रेड क्यों नहीं है जो दूसरे मुल्कों का है। इवन हम रीजन में देखें, रीजन में इंडिया हमसे आगे है, रीजन में हमारे ही मुल्क का हिस्सा बांग्लादेश था 1971 तक, वो हमसे कितना आगे है, और उनके उनके लिए दुनिया की खिड़कियां खुली हैं, जबकि हमारे लिए ऐसी सिर्फ सूरत हाल नहीं है। हमारे लिए तो अब हम आईएमएफ और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इदारे जो हैं उनकी बोरिंग के ऊपर हम अपने आप को चला रहे हैं, जबकि दुनिया ट्रेड के ऊपर, और दुनिया जेन्युइनली पैसे पैसे जिसको कहते हैं जनरेट करती है, उनकी इकोनॉमीज जनरेट करती हैं तो उनके मुल्क चलते हैं। बोरिंग के ऊपर तो आप उनका इंटरेस्ट देते रहेंगे और आप जो है मजीद से मजीद नीचे नीचे पिसते चले जाएंगे। तो मैडम इसीलिए देखे ना, हमारी हालत मुआशी तौर पे मांगत की हो गई है। और देखे पिछले वो वजीर आजम क्या कहता था कि मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं कि ये मांगने वाले आ गए हैं। मैं कहता हूँ भाई हम मांगत है नहीं, वो हमारे हालात जरा खराब हो गए ना, इसलिए जरा देखें हमें जरूरत पड़ गई है। अच्छा, दो बातें आपने आपकी गुफ्तगू से मैं जरा थोड़ी करनी चाहता हूँ। एक तो मैडम ये ठीक है, मैं मानता हूँ जियाउल हक ने जो कुछ किया या उसके दौर में मजहब का जो इस्तेमाल किया गया उससे बड़ी तबाही आई, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि इससे पहले भुट्टो ने भी अपने आप को मजहब का इतना कुछ इस्तेमाल किया है। 73 के आइन में देखें प्रो प्रो के चीजें, हालांकि उसके पास बेहतरीन मौका था कि उस पर थोड़ा स्टैंड ले जाता, लेकिन उसमें जो मुल्लाओं को खुश करने के लिए उस शख्स ने किया है, और आइन को जिस तरह उसने, वो ऐसे लगता है जैसे इंडिया का आइन में देखता हूँ और पाकिस्तान का आइन देखता हूँ तो मैं सर पकड़ देता हूँ कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। जो शिकें ढूंढ ढूंढ के, अब नजरियाती कौंसिल जैसे अदारे देखें जिसमें यहां तक है कि हल्की मार मार सकता है बंदा बीबी को, हल्की जब छितर उठा लिया तो कदर क्या रहेगी। ये लोग सोचते नहीं है हल्की का मतलब क्या है, जिसमें हड्डी ना टूटे, खून ना बहे और दाग ना पड़े। मैं कहता हूं कि जब जूता उठा लिया तो उसके बाद क्या हल्की और क्या भारी, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक रिगार्ड होता है। ये बात करनी ही कमजोर क्या महसूस नहीं लोगों को होती, ये कहाँ वुमेन राइट्स आएंगे। बात ह्यूमन राइट्स के हवाले से कर रहा हूँ। ये चीजें जब देखता हूँ तो मुझे दिल दुखी होता है कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारे जो कवानीन है, आईली कवानीन में अभी तक हालांकि बड़ी अमेंडमेंट हुई, बेहतरी हुई, लेकिन आज भी औरत की हैसियत कमतर की हमारे कवानीन में मौजूद है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, क्रिटिकल एनालिसिस करें अफजाल साहब, तो ये बात जो है इसमें कोई शक नहीं है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब से फॉर एग्जांपल उन्होंने ये जो आप बात कर रहे हैं कि मजहब की शिक्कें उठा उठा के उन्होंने आइन का हिस्सा बनाई, उनके ऊपर ये, इसमें कोई
इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक उस प्रोग्रेसिव सोच को डेवलप नहीं होने दिया गया। जाहिर है जब आप आइन के अंदर इस किस्म की कदगने लगा देंगे। मैं एक और बात भी करना चाह रही हूँ कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब एक और काम भी कर सकते थे। 1971 के बाद हमारे बिल्कुल सही बात है। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है उन काफी डिमोरलाइज थी। बिल्कुल। पाकिस्तान का एक हिस्सा टूट गया था और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जिसने 1947 से 1971 तक इलेक्शन तक नहीं होने दिए थे, 1970 तक, वो आपको पता है उनकी सोच क्या थी? उनकी वही कॉलोनियल सोच थी जहां से वो आए थे। मतलब ये कि जो ट्रेनिंग उनकी थी 1947 से पहले का तक उसी माइंडसेट के साथ चल रहे थे। तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब उस वक्त कंट्रोल कर सकते थे। जुल्फकार अली भुट्टो साहब उनकी इम्पीचमेंट कर सकते थे, जो कि 1971 उन्होंने इस लेवल के ऊपर भी प्ले नहीं किया और उन्होंने एक मजहबी तबके को भी साथ में लाने की कोशिश की। अब जाहिर है उनको ये है कि बहरहाल उनका अंजाम बेइंतहा अफसोसनाक हुआ और उनका अंजाम वो हुआ कि इससे ज्यादा ज्यादती किसी के साथ हो नहीं सकती। मैं तो ये कहती हूँ कि पाकिस्तान का पहला इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है उसको चंद साल के अंदर फौज ने तख्तादार पे लटका मैं दिया। उसके कर्मों का फल भी तो था। नहीं, मैं इससे डिफर करती हूँ, मैं इससे डिफर करती देखिए हूँ मैडम, जो कि बड़ी बहुत तबाही ज्यादा फैली है। ज्यादा देखिए एक जो फौजी डिक्टेटर होता है वो नंगा निकरा पता होता है कि डिक्टेटर है। एक बंदा जमहूरियत के लिबादे में आए, अवामी अपने आप को कहे जमहूरियत अवाम, और अवाम दुश्मनी कर रहा हो और हर जगह पाल रहा हो। चलो बंगाल था, उसको उसने क्या स्टेटस दिया आप देखें, बाद में क्या क्या कुछ रहा। कोई एक चीज आप मुझे बताएं जो उसने वाकयातन ये की हो कि जिसको याद रखा जाए। सिखों को ना देखें, मोइशत को देखें, मैं तो उसको एक जमहूरी लिबादे में बर्बादी करने वाला शख्स, नाम ज्यादा। जमहूरियत। अफजाल साहब देखें, आपकी बातों के अंदर बिल्कुल जाहिर है इंसान एक सोच का एक पैटर्न होता है। मैं उनकी इज्जत जुल्फकार अली भुट्टो साहब की इसलिए करती हूँ कि वो एक अवामी आदमी थे। क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल उनका इस्लामिक सोशलिज्म का नारा गलत था। फॉर एग्जांपल उनकी जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी उसने मईशत का बरकस निकाल दिया। बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म अपनी किया जा अपोजिशन सकता है। के साथ क्या सलूक किया, लेकिन अख्तलाफ राय लेकिन हाँ, करने वाले के साथ पार्टी के अंदर क्या सलूक होता था। ये जमहूरियत होती है, अवामी तो नहीं इस तरह मैं होती ना मैडम। लेकिन मेरा व्यू पॉइंट ये है कि चूंकि वो एक जमहूरी और इलेक्टेड और पॉपुलर पॉलिटिक्स करने वाले आदमी थे, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की कदर की जानी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर वो शख्स, वो लोग जो जो कि अवामी पॉपुलैरिटी रखते हैं और अवामी वोट बैंक रखते हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासत करना यकीनन मगरमच्छ के मुंह के अंदर बैठ के कोई काम करने के मुतरादिफ है। अगले 2 साल अगर आपके पास पावर है तो अगले 4 साल जो है उसके बाद आपने जेल की कालकोठरी में गुजारने हैं। यही पाकिस्तान की तारीफ है। तो मैं वैसे पाकिस्तान के सियासतदानों को बहुत कदावर लोग समझती हूँ। वो वाले सियासतदान जो जेन्युइन एक बस मैडम जो है, जो जेन्युइन है जो उनको ही वोट समझें, वो बाकी जो है ना वोट उनको बड़े वाले को ना समझे। परवेज लाई टाइप के भी तो हैं, तो मतलब फिर ऐसे ही है दूसरे। ना, मैं नाम कईयों के और भी ले सकता हूँ, आप जाने दें। सिर्फ नहीं नहीं, सियासतदान का नाम रख के ना करें, ये मैं कई लोग नहीं, भेड़िए भेड़ की शक्ल में होते हैं। बहर आप इस अफसोस की बात टॉपिक पे हम यह नहीं है, करते। अफसोस ये बहुत हाँ जी। घिनौने लोग होते हैं जो जमहूरियत का लबादा ओढ़ा होता है लेकिन अंदर से बदतरीन आमर होते हैं। तो ऐसे लोग जो लेकिन है लेकिन ना, अफजाल बिल्कुल फौजी अफजाल डिक्टेटरों से बदतर हैं। नहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अब परवेज लाई जैसे बंदे से, ये शेख हसीस जैसे बंदे से अवामी फलाह का कोई मंसूबा तो नहीं हम मैडम एक्सपेक्ट जी, कर सकते। सिवाय आपका ये ये कि जो खिलाड़ी है ना वो भी वही कुछ ही है, सच बोले तो। वो तो मैं तो उनको पाकिस्तान के फाशिस्ट डिक्टेटरों से भी बदतर डिक्टेटर तो फिर समझती हूँ। ये जनरल जिया मेरे से बड़ा बात में यही फाशिस्ट, तो अर्ज कर रहा हूँ आपसे। जनरल जिया से बड़ा बदतर फाशिस्ट कौन हो सकता है? लेकिन इमरान खान पाकिस्तान के 4 साल प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के सिर्फ एक बात करते हुए नजर आते थे। वो कैमरे की तरफ देख के ऐसे उंगली उठाते थे और कहते थे इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो फिर दुनिया पूरी के 200 मुल्कों में से किसी प्राइम मिनिस्टर को इस किस्म की घटिया गुफ्तगू करते हुए हमने नहीं देखा कि जो सिर्फ एक ही फिक्रा जो है हर तकरीर में बैठ के कहे कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और पाकिस्तान के अवाम को गुर्बत में उन्होंने लपेट के जमीन बोस कर दिया। उनकी गुफ्तगू नहीं करते थे। कोई पॉलिसीज अवाम दोस्त बनाने की बजाय या कोई अवाम के मसाइल को एड्रेस करने की बजाय वो आके कहते थे इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और पूरे 4 साल एक ही तकरीर करते रहे। पहले तो करते ही थे यही, लेकिन प्राइम बिल्कुल। मिनिस्टर की कुर्सी हासिल करने के बाद भी यही तकरीर करते रहे। तो खैर मेरे ख्यालात आपसे ओझल नहीं है। आप जानते ही हैं कि मैंने तो उस वक्त भी उनको इसी तरह ही ललकारा और लिखा और बोला भी टीवी जी के ऊपर भी। बिल्कुल। एक बात ये बताएं मुझे, तो अल्लाह माफ करे ऐसे बू स्मेल आ रही है कि ये जो चौथा भी जना आने वाला है एक और, हालांकि मैं उसकी माँ की बड़ी इज्जत करता हूँ, मोहतरमा बेनजीर, में कोई डाउट नहीं कि वो जेन्युइन लीडर थी। अपने बहुत। अपने अब्बे के बिल्कुल बरक्स चली वो, अपने उन्होंने कभी किसी अपोजिशन के साथ वो कम्युनिटी नहीं की जो उसके अब्बा ने की।
अच्छा, अब जो आगे आ रहा है ये फिर वही का वही, हमें वही लैंग्वेज है, वही बदतमीजी है, बदतहजीबी है, वही कमीनापन है, छोटापन है। क्या करें, हमारी किस्मत यही लिखा है। उस मैंने कई दफा कॉलम लिखे कि अपनी अम्मा को रोल मॉडल बना, वो कहता है नहीं, मैंने इतनी बुरी जबान इस्तेमाल करता है। मोदी का यार, अब ये कोई नारा है जो उसने चलाया था जिससे उठान हुई? तो जरा इस पे भी रोशनी डाले ना, इस तरह के लोगों को मैं कैसे अवामी कायद कहूँ। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बिलावल को इस किस्म की सतही बातें नहीं करनी चाहिए। मोदी का जो यार है, नवाज शरीफ के पहले जो नारा लगाया था, इससे ज्यादा भोंडा, घटिया और बकवास नारा कोई नहीं हो सकता। उसके अंदर ना कोई क्रक्स, ना कोई हकीकत, ना कोई चीज। और उस वो नारा लगा के वो पाकिस्तान के अंदर मजीद ऑर्थोडॉक्सी को, मजीद कंजर्वेटिज्म को और मजीद वो दुश्मनी के जो कहते हैं ना, मैं समझती हूँ जगह जगह सांप फैलाने वाली बात वो करने की बजाय, हालांकि दुनिया तो तरक्की करती है, देखिए दुनिया तरक्की करती है पीस और फ्रेंडशिप से। आप ये कहें कि अगर दोस्ती हो सकती है तो मजीद इसको बढ़ाएंगे, ये एक बिल्कुल। प्रोग्रेसिव सोच है। और आप ये कहें कि हम दुश्मनी की तीलियां लगा के हम वो जला के तो फिर आगे तरक्की करेंगे, तो वो तो उससे ज्यादा तो स्टूपिड मैं कहती हूँ बात नहीं हो सकती। आप ये नहीं मैं देखती हैं कि इंडिया दुश्मनी का एक मतलब है मिनट। कि हाँ एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत होगी? ये अफजाल लोग साहब, जब ये करते हैं तो असल में वो एस्टेब्लिशमेंट के बन रहे होते हैं। अफजाल साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि हर कोई जो है वो अपने नारे जो है वो बदलता रहता है, लेकिन बहरहाल बिलावल को मेच्योरिटी उनसे एक्सपेक्ट की जाती है। उनकी पार्टी पाकिस्तान की बड़ी, मैं समझती हूँ मौजूदा बड़ी पार्टियों में से सबसे ज्यादा पुरानी तारीख उसकी पार्टी की है। लेकिन बिलावल जो है वो मैं समझती हूँ जब तक के एक मजीद जिसको कहना चाहिए कि सोफिस्टिकेटेड सोच के साथ सामने नहीं आएंगे, वो नेशनल कैनवस के ऊपर कोई बड़ा रोल का मतलब ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर इस किस्म की सतही नारे बातें बातें जो हैं वो जब तक उन्होंने नहीं छोड़ी उस तरह का, उस वक्त हम उनकी मेच्योरिटी का लेवल भी नहीं देख रहे। लेकिन आई थिंक ये ग्रेजुअली इंसान की सोच भी मेच्योर होती है। मियां नवाज शरीफ साहब को आज से 30 साल पहले देखें, 1990 के आगाज में जब IGI की हुकूमत बनी थी, तो मियां साहब के भी कोई बहुत मेच्योर तकरीरें नहीं थी। लेकिन पिछले 20-25 सालों से मियां साहब एक पाकिस्तान के बड़े मुदब्बर सियासतदान के तौर पे सामने आए हैं। ना सिर्फ मुदब्बर सियासतदान के तौर पे सामने आए हैं, बल्कि डेवलपमेंट का सारा सेहरा, पाकिस्तान की डेवलपमेंट का सारा सेहरा भी उनके नाम है। जितने मर्जी हम उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करें, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, पाकिस्तान के अवाम के हवाले से 2013 से 18 में जितनी तेजी से चीजें बेहतर हुई, इमरान खान ने जितनी मर्जी बकवास की हो इस मामले में, मैं ये अल्फाज सख्त हैं लेकिन मुझे ये बोलने पड़ रहे हैं कि नहीं, जब कोई नहीं हर लोगों सख्त का उसके अंदर। म्यारे जिंदगी बेहतर हो रहा था, तो इमरान खान सड़कों पे लूर लूर फिर रहे थे और लोगों को बदजुबानी और हजियानी कैफियत में मुब्तला कर रहे थे, और उसका हकीकत से दूर तक ताल्लुक नहीं था। पेट्रोल की कीमत 113 से 65 पे चली गई, कुकिंग ऑयल की कीमत 225 से 165 पे चली गई, हर चीज की कीमत पीछे गई। हालांकि कीमतें तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में मेंटेन करना भी बड़ा मसला होता है, मेंटेन करना भी, और उस वक्त सारी की कीमतें कम हुई, लोगों का म्यार जिंदगी बेहतर हुआ। हम सैलरीड लोग हैं, मैं समझती हूँ हमारी सैलरियां बढ़ी और हमारी घर के अखराजात कम हुए, जिससे एक किस्म का बचत भी पैदा होने शुरू हुई। तो ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो कि पाकिस्तान के अवाम के अंदर यकीनी तौर पे ऐसे लीडर्स को उनकी सियासत दफन नहीं होने देती। कितनी इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की, पाकिस्तान के जर्नैलों ने, ये बाजवा, फैज, इससे पहले जो जहीरुल इस्लाम, और इवन वो क्या नाम था उनका जो सऊदी अरब में जाके लगे हुए हैं आर्मी चीफ पिछले, जी तो हाँ, जी हाँ। इन्होंने इन्होंने नवाज शरीफ का कद काट खत्म करने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले। किस किस्म के साकिब निसार जैसे चूड़े किस्म के जज जो हैं, जो पाकिस्तान के अवाम के पैसों के ऊपर शू शू करती 35-35 गाड़ियों के काफले लेके फिरते थे, और सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए जिनरिंग कर रहे थे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, इनकी क्यों नहीं इम्पीचमेंट होती? जब तक ये जजेस ना पकड़े जाएं जो कि सरीहन पाकिस्तान की मौजूदा बर्बादी के जिम्मेदार हैं जर्नैलों के साथ, जब तक ये मोटे मोटे जर्नैल जो कि हर एक को कभी जाके जज को कान से पकड़ते थे और कभी जाके हर बोलने वाले को उठा के डालों में डाल के ले जाते थे, जब तक इनकी कोई इम्पीचमेंट, कोई मुआवजा नहीं होगा, जब इनके ऊपर डायरेक्ट मुकदमात नहीं चलेंगे और ये जेलों में नहीं जाएंगे, क्या जेलों में सिर्फ सियासतदान जाने चाहिए? उस वक्त तक मुआशरे के अंदर कोई बेहतरी आ नहीं सकती। तो कम से कम ये जो मौजूदा डाउनफॉल हुआ है 2018 से 2023 के दरमियान कौम ने देखा है, इसके जिम्मेदारान तो हमारे सामने हैं, हमारी आंखों के सामने हैं। 1980 के दहाई के तो मर खप गए, उसको तो आप नहीं ट्रेस कर सकते। अब परवेज मुशर्रफ भी कब्र में चला गया, लेकिन कम से कम जो मौजूद हैं उनके हवाले से तो कैसे चले। मैं ये कहती हूँ उनको किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम बिला तफरीक एक नॉर्मल पैटर्न के ऊपर, अकॉर्डिंग टू द
प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और एक फेयर ट्रायल के कॉन्सेप्ट की सूरत में इन लोगों को कम से कम कुटहरे में तो खड़ा करना चाहिए कि नहीं करना, खड़ा करना चाहिए। तो ओवरऑल जो मुआशरे के अंदर एक सफोकेशन है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उसके अंदर भी बेहतरी तो तभी आएगी ना जब आप तबाही के जिम्मेदारान का तयन करेंगे और उनको एक, मैं कहती हूँ, एक इंसाफ के असूलों के तहत उनके ऊपर जो है वो मुकदमात कायम ना किए जाए। कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। मैं समझती हूँ इमरान खान जेल में है, उसके ऊपर किसी किस्म की विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो जो काम आपने खराब किए हैं, जिस तरीके से आपने मुल्क और कौम की तबाही की है, उस हवाले से जो मेगा स्कैंडल्स हैं वो जरूर कंक्लूसिव होने चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो है उसके ऊपर जो है वो मुकदमात कायम किए जाएं और उसके दाएं बाएं जो सारे के सारे आगे पीछे लोग थे वो जो है उनको छोड़ दिया जाए। आप जवाब में से एक सवाल है कि नवाज शरीफ ने हाल ही में ये कहा है कि मैं अगर आया तो मैं इंडिया समेत हमसायों से तल्लुकात को बेहतर बनाना मेरे एजेंडे में होगा। तो मेरे दौर में वाजपेयी साहब भी लाहौर आए थे और मेरे दौर में मोदी साहब भी लाहौर आए थे। क्या नवाज शरीफ को इन हालात में, जबकि अभी उसकी अपने मसले मसाइल इतने उलझे हुए हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड नहीं करना चाहिए था ओपनली इतनी बातें करने से? आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि चूंकि पहले भी इन्होंने आते ही मुशर्रफ से पंगा ले लिया। तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि मुशर्रफ के ऊपर इन्होंने 2013 के आखिर में केस जो है वो मतलब मुकदमा दायर किया था और 2014 के शुरू में धरना प्लानिंग शुरू हो गई थी और अगस्त 2014 में वो लॉन्ग मार्च शुरू हो गया था, यानी कि हुकूमत को खड़े ही नहीं होने दिया गया था और जर्नैल पीछे पड़ गए थे। जी। तो ये वाली बात इस पैरामीटर में देखी जाए तो फिर तो आप सोचते हैं कि हुकूमत इनकी आएगी और 6 महीने ही होगी और उसके बाद जो है वो तो एक बात और बताएं, अब लेकिन अमेरिका में है, लेकिन ये जो बड़ी हाँ जी ताकतें जी। या मुल्क, दूसरे मुल्क हैं, क्या इनको पाकिस्तान को तामन करते हुए क्या कोई कंडीशन इस ह्यूमन राइट्स के हवाले से नहीं लगानी चाहिए कि आपके ह्यूमन राइट्स में ये बेहतरी लाएं तो हम ये आप तामन करते हैं, कंडीशनल हो जाए? ये बातें जो है आपकी, आई थिंक ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ ये कि बेहतरी ही आम लोगों की, बेहतरी ही पाकिस्तान के आम लोगों के लिए दुनिया के दरवाजे खोल सकती है, इसमें कोई शक नहीं। अगर अगर आप देखें, जिस तरह मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि पाकिस्तान को एक फनेटिक स्पेस बनाया हुआ है। अब दुनिया पाकिस्तान को एक फनेटिक स्पेस की शक्ल में देखती है। आपको शक की निगाह से देखा जाता है जब आप बताते हैं कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो कंडीशनैलिटी, मैं समझती हूँ कि ऑलरेडी कौम के लिए बड़े मसले मसाइल हैं, तो मैं कंडीशनैलिटी को तो सपोर्ट नहीं करूंगी कि जब थोड़े बहुत वीजे जो मिलते हैं स्टूडेंट्स वगैरह को अगर वो भी रुक जाएं तो फिर तो बिल्कुल ही डब्बा बंद हो जाएगी कौम। और लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, बिलखसूस अमेरिका है या और भी बाकी यूरोपियन यूनियन है, इनको पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ जरूर इस किस्म की बातें करनी चाहिए कि जिस किस्म का एक अंधेर नगरी मचती है। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा इमरान खान के पिछले जमाने में जिस तरह से इन्होंने मीडिया को कंट्रोल किया था, जिस तरीके से इन्होंने हर इंडिपेंडेंट वॉइस को कंट्रोल किया था। उस और आपको याद होगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इमरान खान को प्रीडेटर के अल्फाज दिए थे, अगर आपको याद हो वो जी रिपोर्ट जो कि बिल्कुल, 2021 में बिल्कुल याद। 21 में आई थी और इसमें उन्होंने इमरान खान को प्रीडेटर कहा था कि ये एक शिकारी हैं। और वो जाहिर है उन्होंने, मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे हवाले से इन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर मेरी एंट्री बैन करवा दी थी कि मैं जो है वो बात करती हूँ। हालांकि मैं बहुत बड़ी जर्नलिस्ट नहीं हूँ, आपको पता है मेरा पार्ट टाइम ही है नहीं, ये, आप बाकी बहुत मेरा बड़ी हैं प्रोफेशन है। मैडम। नहीं। तो नहीं, मैं अर्ज ये कर रही हूँ कि मतलब हर वो आवाज, हर वो शख्स, या तो वो खरीद लिए गए और जो नहीं खरीदे जा सके उनको कॉर्नर कर दिया गया, उनको उनकी उनकी जॉब्स बंद कर दी गई और उनको सफोकेट किया गया। तो ये वाली सूरत हाल जो है इंटरनेशनल ताकतों को, पाकिस्तान को ये कंडीशनैलिटी इस हवाले से कर्जे कुर्जे देते हुए मैं समझती हूँ कि इम्प्रूवमेंट के साथ जरूर मुंसलिक करनी चाहिए। अलबत्ता चूंकि पाकिस्तान वीजों के मामले में आपको पता है ऑलरेडी चीजें बहुत बहुत बुरी हैं, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं और पाकिस्तानियों को वीजे बहुत कम मिलते हैं। तो उस हवाले से तो मैं ये कहूंगी कि उन चीजों को तो सॉफ्टन होना चाहिए, लेकिन जी। उनको सॉफ्टन करने के लिए पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार और पावरफुल सर्कल्स हैं उनको कुछ इस हवाले से मैं समझती हूँ होश के नाखन लेने चाहिए ताकि दुनिया के दरवाजे पाकिस्तान के ऊपर खुलें। और पाकिस्तान के नेबर्स के साथ जब तक ताल्लुकात बेहतर देखें, मुझे पता है कि आपकी सोच भी जो है रेहान साहब वो बिल्कुल इस पीस और फ्रेंडशिप की पॉलिसी की सोच है। और इंडिया के साथ क्यों दुश्मनी के नारे लगाए हुए हैं? इंडिया के साथ दुश्मनी से क्या हमने खट लिया, क्या कमा लिया है?